लाल जोड़े वाली दुल्हन भाग 1। भूत प्रेत साया डायन आदि पर आप चाहे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उनके अस्तित्व को आप पूरी तरह नकार भी नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी बातचीत होती है, लेकिन इसका सच केवल वही इंसान जानता है जिनके साथ वो घटना घटित हो चुकी हो। अन्यथा बाकियों के लिए बस ये मनोरंजन के लिए कहानी मात्र रह जाता है। मैंने बचपन से ही अपने दादा से भूत और प्रेतों के बहुत किस्सों को सुना है। मुझे बचपन से ही यह रोचक विषय लगता था और मैं इसके बारे में और अधिक से अधिक जानना चाहता था। एक बार मेरे डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में सेमेस्टर ऑफ हुआ और 20 दिन के लिए कॉलेज बंद हुआ। मैंने निश्चय किया कि चंपावत में भाई के पास जाऊं। मेरा बड़ा भाई चंपावत में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मैंने घर वालों को किसी तरह वहां जाने के लिए राजी किया। उसके बाद कुछ जरूरी सामानों को एक छोटे से बैग में रखकर सुबह 5 बजे की बस कश्मीरी गेट से पकड़ ली। बड़े भाई से बात हो गई थी। उन्होंने बताया था कि शाम ठीक 4 बजे वो बस चंपावत बस अड्डे पर पहुंच जाती है और वो वहीं मिलने वाले थे। मैं पहली बार दिल्ली से इतनी दूर जा रहा था। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक दिन पहाड़ों की हसीन वादियों में घूम कर आऊं। अक्सर टीवी और फिल्मों में देखा करता था कि पहाड़ों का मौसम बड़ा ही रूमानी होता है और यह जगह घूमने के लिए बहुत ही सुंदर होती है। यह मेरा पहला अवसर भी था, तो मैं इस मौके को अच्छी तरह से भुनाना चाहता था। मैं बस में चाहकर भी नहीं सो पाया क्योंकि मेरे मन में यह चल रहा था कि कहीं मुझे नींद लग गई तो मैं अपने गंतव्य से आगे न निकल जाऊं। मैं ठीक 4 बजे चंपावत के बस अड्डे पर पहुंचा। जैसे ही बस से बाहर निकला, मुझे वे मेरे बड़े भाई, जिनका नाम सुदर्शन ममगाई था, दिख गए। उनके साथ 3 लड़के और थे, शायद उनके दोस्त होंगे। उन्होंने मुझे देखा और मेरी तरफ बढ़ चले। यात्रा में किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? बड़े भाई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, किसी भी तरह की नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, आपने जैसा कहा था कि यह बस ठीक 4 बजे यहां पहुंच जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। मैंने उनके पांव छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए कहा, अंशु, ये तो कोई भी बता देगा क्योंकि इस बस का यहां अड्डे पर पहुंचने का वक्त ही 4 बजे का है। अंशु मेरे घर का नाम है। मेरे परिवार के सदस्य और मेरे करीबी मित्र या रिश्तेदार इसी नाम से मुझे बुलाना पसंद करते थे। भैया के साथ जो 3 बंदे आए हुए थे, उनमें से एक ने मेरे हाथ से बैग ले लिया। भैया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यहां से 1.5 किलोमीटर पर ही कमरा है जहां हम लोग रहते हैं। ये लोग मेरे साथ ही मेरे विभाग में काम करते हैं। भैया ने यह कहते हुए सबसे बारी बारी परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि दिनेश, राजेश और सुरेश उनके नाम है। बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कमरे तक पहुंचने पर ही खत्म हुआ। ऐसा करो, बैग अंदर वाले कमरे में रख दो और जल्दी से हाथ पांव धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक चाय बन जाएगी। उन्होंने आदेश देते हुए मुझे इशारे से अंदर जाने को कहा। मैं अपना बैग लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा। यहां कमरे अजीब थे, मतलब रेल के डिब्बे की तरह लंबाई में थे लेकिन चौड़ाई में कम थे। तीनों कमरे एक लाइन में पड़ते थे जिनसे बाहर निकलने का मात्र एक ही रास्ता था। तीनों कमरों में खिड़कियां बड़ी बड़ी थी। मैंने अंदर वाले कमरे में जाकर बैग रख दिया। रात के 8 बज रहे थे। चारों ओर खूब अंधेरा पसरा हुआ था। झिंगुरों की आवाजें बहुत तेज सुनाई पड़ रही थी। मैंने भाई से टॉयलेट जाने को पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पहाड़ों में कम जगह होने की वजह से इस तरह एक ही दिशा में लंबवत घर बनाते हैं। यहाँ हर किसी के घर में टॉयलेट घर के बाहर ही बना होता है। उन्होंने मुझे टॉर्च देकर बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टॉयलेट के अंदर एक जोड़ी चमकीली आंखें दिखी जो कि मेरी तरफ ही लगातार घूरे जा रही थी। मैं इससे पहले कि टॉर्च चलाकर हालात का मुआयना करता, वो चीज अपनी जगह से मेरी तरफ झपटी। मैं डरकर पीछे हटा और धरती पर नीचे जा गिरा। मैंने फटाक से टॉर्च चला दिया। जब टॉर्च की प्रकाश डाली तो देखा कि वो एक काली बिल्ली थी जो पहाड़ ठंड होने की वजह से वहां न जाने कब से दुबकी पड़ी थी। मेरे इस कदर अचानक दरवाजा खोलने से वो भी सहम गई थी और उछलकर बाहर की तरफ भाग पड़ी। मैंने मन ही मन कहा कि अब अगर रात में भी टॉयलेट लगा तो सुबह ही आऊंगा, भला बार बार रात को कौन बाहर आएगा। मैं जैसे ही टॉयलेट करके अंदर आया तो देखता हूं कि पहले वाले कमरे का माहौल रंगीन हो चला था। मेरा भाई सुदर्शन और साथ के तीनों दोस्त वहां बैठकर शराब का आनंद ले रहे थे। आओ आओ बैठो अंशु, कल रविवार का दिन है, इसलिए शनिवार की रात अपनी होती है। मुझे अंदर आता देख दिनेश ने कहा और बोलते बोलते एक सांस में पूरा गिलास गले से नीचे उतार लिया। नहीं, मैं ये सब नहीं लेता, मुझे ये सब पसंद नहीं।
मैंने हिचकते हुए उससे मुखातिब होते हुए कहा, अरे मत पीना, लेकिन हमारे साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हो। राजेश ने यह बात कहते हुए मुझे वहां सबके साथ बैठने की जिद करने लगा। अरे नहीं, तू थक गया होगा, जा अंदर आराम कर ले, फिर कल नई जगह घूमने भी चलना है, मेरे बड़े भाई ने बीच बचाव करते हुए कहा। उनकी बातों को सुनकर मैं अंदर ही आ गया। अंतिम वाले कमरे में 3 बिस्तर एक साथ चिपका कर लगे हुए थे। अंतिम वाले बिस्तर के साथ ही खिड़की थी। मैं वहीं खिड़की के पास वाले बिस्तर पर सो गया। बिस्तर पर पड़ते ही मुझे नींद आ गई। शायद मुझ पर इतनी लंबी यात्रा की थकान हावी थी। रात को किसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चीज के जलने की बदबू आ रही है, मानो जैसे किसी जानवर के जलने की गंध हो। जब ये दुर्गंध बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि बाकी के चारों उसी जगह बराबर में सो रहे हैं। घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि ठीक 1:30 बज रहे थे। मैं उठकर रसोई घर से पानी पीकर आ गया। वहां से आते ही मुझे अब वो गंध नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब नींद तो ठीक से आएगी कम से कम। मैं फिर बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। कितना सोएगा? उठ जा अब और जल्दी से चाय खत्म करके तैयार भी हो जा। अगले 1 घंटे में हम लोग पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं। ये भाई की आवाज थी। मुझे उठाते हुए वो आगे के प्रोग्राम का संक्षिप्त विवरण दे रहे थे। इतनी जल्दी उठ गए क्या? एक तो रात को उस बदबू ने सोने नहीं दिया और ऊपर से ये सुबह भी जल्दी हो गई। मैंने अंगड़ाइयां लेते हुए भाई को कहा, क्या बदबू? कैसी बदबू? मेरे भाई ने हिचकते हुए पूछा। भैया, रात को ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर के जलने की गंध हो। उस दुर्गंध ने पूरी रात सोने नहीं दिया। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे वो बदबू आने के वही जिम्मेदार हो। तुमको भी वो गंध? दिनेश कुछ बोलने वाला था कि भैया ने उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे यहाँ स्थानीय पहाड़ी लोग बकरे या मुर्गे की बलि देते हैं और उसके बाद प्रसाद के रूप में उसे घर ले जाते हैं। बकरे या मुर्गे की चमड़ी उतारे बिना पहले उसको हल्का सा जलाते हुए भूनने की कोशिश करते हैं। उसके जलने से ही अजीब सी गंध आती है और ये वही बदबू होगी। हाँ, सही कहा आपने, मुझे कुछ ऐसी ही बदबू लगी थी, मानना पड़ेगा। लोगों का जवाब नहीं, अच्छे स्वाद के लिए कितने जतन करते हैं। मैं यह कहकर हंसने लगा और मेरी हंसी में वो भी शामिल हो गए। अच्छा चलो जल्दी से नहा कर आओ, हम लोगों को 10 बजे एक पौराणिक जगह घूमने चलना है। ये कहकर वो बाहर की तरफ चले गए। भैया के साथ सारे दोस्त बाहर धूप में खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलने पर जब धूप मेरे जिस्म पर पड़ी तो मानो जैसे रोम रोम में बिजली सी कौंध गई। शरीर में एक असीमित ऊर्जा का एहसास हुआ। उस धूप को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कुछ पल और रुककर इसका लुत्फ लिया जाए। चलना है या बस यहीं खड़े खड़े धूप ही सेकते रहना है? चलो, हम लोगों को देर हो रही है, यहाँ सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। भैया ने मेरे धूप का आनंद लेने में खलल डालते हुए कहा। मैं उनके साथ नीचे सड़क पर आ गया। नीचे सड़क के किनारे एक सफेद रंग की जीप खड़ी थी। उस जीप के आगे की तरफ भारत सरकार लाल काले रंग में लिखा हुआ था। भैया वापकोस लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी थी, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर पिछले 3 साल से कार्यरत थे। उन्हें उस जिले में स्थानीय जगह या किसी गांव में विजिट पर जाने के लिए यह सरकारी गाड़ी मिली हुई थी। आज इतवार का दिन था, इसलिए मेरे लिए यह फायदे का सौदा हुआ और यह जीप आज हमारे लिए उपलब्ध थी। मैं भैया के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गया और उनके बाकी सारे दोस्त पीछे बैठ गए। चंपावत से पाताल भुवनेश्वर, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट नामक जगह पर स्थित था, यह चंपावत से 106 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे साथ नीचे नदी भी ताल से ताल मिलाए मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मैंने इस नदी का नाम पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि इस नदी का नाम काली नदी है, जो नेपाल से आ रही है। लगभग 1:30 बजे हम लोग गंगोली हाट के पास पहुंच गए। ड्राइवर जीप को सड़क के किनारे खड़ी करने लगा और मैं भैया के साथ सामने दुकान की तरफ बढ़ चला। पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए किधर से जाना होगा? मेरे भाई ने सड़क के किनारे बनी एक दुकान वाले से पूछा। दुकान वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। तभी आसपास कहीं से एक व्यक्ति ने शायद हमारी बात सुन ली थी। वो बोला, बाबूजी, ये जरा ऊंचा सुनता है। बचपन में पटाखे फोड़ रहा था और आग लगने के बाद फिसलकर वहीं पास ही में गिर पड़ा। पटाखे की तेज आवाज से अपने सुनने की शक्ति को गवा बैठा है। ऐसा कीजिए, आप सामने मुख्य सड़क से बाईं ओर एक पतली पगडंडी जा रही है ना,
वहां से सीधे चले जाइएगा। थोड़ी दूर चलेंगे तो वहां एक बड़ा सा गेट बना होगा, बस उसी गेट से अंदर जाने पर थोड़ी दूरी पर आपको वो जगह मिल जाएगी। मैंने दुकान वाले की घटना पर अफसोस जताया और हाथ जोड़कर उनसे विदा होते हुए उस जगह की तरफ बढ़ चला। ये पगडंडियां बहुत कम चौड़ी थी, लेकिन सीमेंट से निर्मित होने की वजह से मजबूती से यहाँ के मौसम का सामना करने के लिए सक्षम थी। बुरांस के पेड़ पर लाल रंग के फूल शोभायमान थे, तो कहीं कहीं देवदार और चीड़ के पेड़ भी अपनी अपनी मौजूदगी से ठंड का एहसास करवा रहे थे।